World students, today I am going to discuss with you knowledge and curriculum, and this is a paper 8 and for B8 second year unit number 2. In previous lecture I had discussed with you equity and equality. Remaining portion today I am going to discuss in this video. इक्विटी एंड इक्वालिटी को आप समझ के होंगे, आपने देखा होगा थोड़ा सा प्रीवियस, अगर मैं पुनरावृत्ति रिकैप्चुलेट करूं पुरानी वीडियो को, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डिस्कस किया था कि बहुत से हमारे समाज में लोग जो थे अनएजुकेटेड थे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीज बनती गई। सबसे पहले कोठारी कमीशन इन द ईयर 1964 टू 66 उन्होंने भी कहा कि क्या इतने कारण है कि आज भी भारतीय समाज में बहुत से लोग अनपढ़ हैं। तो बहुत से कारण मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिसमें से एक मेन था निर्धनता, सेकंड था लैक ऑफ स्कूल्स, लोगों को पता ही नहीं था इसकी कि स्कूल क्या होता है। वो इतने गरीब थे, इतने पुअर थे कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। तो जितना धीरे धीरे स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया गया और उसके साथ साथ जितने भी हमारे कास्टिज्म है, इन चीज़ों को भी ऊपर बढ़ावा दिया गया। और जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ के हैं और जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी एजुकेशन के लिए भी बहुत सी पॉलिसीज बनाई गई। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से एफर्ट्स थे जो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत से वर्क हुए, बहुत सी एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई और सबसे पहले उसमें था स्कूल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और ये कहा गया कि हर राज्य में उनके अपने प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब एज का वो बहुत था कि छोटे बच्चे हैं, अब तो एट प्रेजेंट जो स्नैरियो है आपने देखा होगा 2.5 ईयर्स का भी बच्चा स्कूल जाता है, तब 6 साल से 14 साल के बच्चे को प्राइमरी स्कूल में रखा जाता था। और प्राइमरी स्कूल में उनको फ्री एजुकेशन का प्रावधान शुरू से ही रखा गया है। अब मिड डे मील भी स्टार्ट किया गया है जिससे बच्चों से अट्रैक्ट होकर आए, लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल्स में इतने बच्चे नहीं आते हैं। देन सेकेंडरी स्कूल में ये कहा गया कि उनका पाठ्यक्रम इस तरह से रखा जाए, करिकुलम, जिससे बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज क्लियर हो और टेक्निकल या प्रोफेशनल फील्ड को वो चूज कर सकें। यहाँ तक कि जो टीचिंग मेथड है उनका, वो भी उनकी मदर टंग में हो, जिससे बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है और उससे वो कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आप देखिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। देन कॉमन स्कूल सिस्टम, इट वॉज अंडर कोठारी कमीशन ने ही कहा था कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए कि सारी जगह एक समान स्कूल होने चाहिए, या आप कहिए सारे भारत में एक जैसे स्कूल होने चाहिए। उनका करिकुलम, उनका पाठ्यक्रम, विषय वस्तु एक जैसी हो, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, स्टेट वर्सेस स्टेट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पब्लिक और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी एक जैसा अगर हम अपना पाठ्यक्रम रखेंगे तब कॉमन स्कूल सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं भारत में, परंतु यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। देन नेबरिंग स्कूल्स, कि बिल्कुल एक स्टेट में ही ऐसी जगह पर स्कूल होनी चाहिए, नेबरिंग स्कूल्स उनको नाम दिया गया, जहां पर जितनी डेली जो बच्चे की डेली प्रॉब्लम्स हैं या डेली लाइफ से रिगार्डिंग उसकी प्रॉब्लम्स हैं, पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया जाए कि वो बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो उस चीज़ को अपने आप टैकल कर सके। यानी कि हमारा करिकुलम ऐसा हो कि वन शुड लर्न एवरीथिंग रिगार्डिंग देयर डेली लाइफ। तो उससे नेबरिंग स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने का एक प्रपोजल था। देन पब्लिक स्कूलों में स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पब्लिक स्कूल्स। जितने हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, इट वाज ओपन बिफोर इंडिपेंडेंस। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, वहाँ भी ये एक प्रपोजल आया कि ऐसे स्कूल्स में भी आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए, जिससे ये जितना ऊंच नीच जाति पात है ये कुछ ना रहे और सब लोग इक्वल हो जाए सोसाइटी में। देन प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जो प्राथमिक शिक्षा है वो सबको फ्री और सारी जगह होनी चाहिए, उसका प्रावधान रखा गया अंडर द कोठारी कमीशन। देन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है बेटा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जिसे आप बोलेंगे, जिसमें अब 1985 में इग्नो का एक सेंटर स्टार्ट हुआ था, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। आप देखिए उसमें भी बहुत से लोग अपने को एनरोल करवाते हैं। वो कहते हैं जो लोग शिक्षा नहीं ले सके थे स्कूल टाइम में, तो हम उन्हें
इनफॉर्मल वे में एजुकेशन देंगे और उसमें एज बार रखा गया 15 to 65 ईयर्स। जो लोग इस एज ग्रुप के हो वो उसमें जाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपना कारोबार भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड वो अपनी एजुकेशन भी ले सकते हैं। हर एजुकेशन में वो लोग जाएंगे दोज हु आर एबल टू, दोज हु आर हैविंग कैपेबिलिटी। अगर जिसकी योग्यता ऐसी है हर एजुकेशन के लिए उन लोगों की नियुक्ति की जाए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी। कौन कौन सी प्रोविजन थे? शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986। सबसे पहले इसमें विमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। आप भी जानते हैं जहां स्त्री अपने आप एजुकेटेड होंगी, उनका घर, उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका हर चीज़ बदल जाती है। सोचने की सबसे बड़ी है कि समाज में हमारी सोच बदल जाती है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा स्त्री विमेन एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी और उनके लिए जगह जगह पर फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स और कम्युनिटी के भी कुछ प्रोग्राम्स ओपन करवाए। देन एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन ओपन होनी चाहिए और यहाँ तक कि उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी दिए गए जिससे बच्चा उस चीज़ को समझे। और जब बच्चा 9th-10th में होता है उन्हें टेक्निकल या प्रोफेशनल किसी भी स्किल में डाला जाए जिससे उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। देन एजुकेशन फॉर ट्राइब्स, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जो बहुत दूर दराज के लोग हैं, वहाँ पर भी स्कूल्स को ओपन करने का प्रपोजल है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि उसी क्षेत्र के लोगों को, ट्राइबल एरिया के ही टीचर्स को उन स्कूल में अपॉइंटमेंट दी जाए जिससे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दें। उसका क्या कारण होगा बेटा? लोकल टीचर्स क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर जाके वहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग करेगा तो वो लोग, उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ट्राइबल एरिया को। तो वहाँ पर उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल्स वगैरह की भी फैसिलिटीज के सारे प्रोग्राम्स प्रोविजन दी गई है। देन एजुकेशन फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ एरिया, जितने हमारे क्षेत्र के बैकवर्ड एरिया के जितने लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन का पूरा प्रावधान है जो फ्री हो। देन एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, जो थोड़े से हैंडीकैप्ड है यानी कि जिनका ज़्यादा वो नहीं है प्रभाव, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाए। लेकिन जो लोग ज़्यादा, जिनमें थोड़ा डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, उन्होंने स्पेशल कोर्स किया होता है, उसके अंतर्गत उन बच्चों को, हैंडीकैप्ड बच्चों को भी प्रोविज़न है पढ़ाने का। और सब सुख सुविधा वहाँ पर होगी। सपोज कोई बच्चा चल नहीं सकता है तो व्हील चेयर विल बी देयर। अगर ऊपर वाले फ्लोर में जाना है तो रैंप होगा जहाँ पर बच्चा व्हील चेयर की हेल्प से जा सकता है। एवरी फैसिलिटी विल बी they had provided. Then adult education program स्टार्ट किए गए हैं जिनमें 15 to 35 ईयर्स तक कोई भी इसमें अपना एडमिशन करवा सकता है। पहले तो बच्चा थोड़ी अपनी शिक्षा लेगा, फिर वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए कुछ भी चीज़ अपना सकता है, एग्रीकल्चर को लेकर कुछ अपना सकता है। और अडल्ट एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं मोस्टली इन्हें सेकंड हाफ में रखा गया है, यानी कि शाम के समय रखा गया है, जिससे जितने अडल्ट फ्री हो जाते हैं अपने कारोबार से, अपने कार्य से, तो वो आकर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देन डिस्टेंस एजुकेशन, जो डिस्टेंस एजुकेशन है बेटा, इसमें इग्नो का मैं एग्जांपल आपको दूंगी। इन द ईयर 1985 यू हर्ड दिस नेम, मिसेस इंदिरा गांधी, लेट मिसेस इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई। दिल्ली इज हेड सेंटर और दिल्ली से ही सारे भारत में उनकी अपनी ब्रांचेस हैं। वहाँ से भी बहुत से लोग एनरोल होते हैं और प्रत्येक वर्ष वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं कि समाज में रहने के लिए हर व्यक्ति समान हो, इक्वल हो और वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। और सरकार इसके लिए दिन रात बहुत सी फैसिलिटी, सुविधाओं का प्रयोजन कर रही है। थैंक यू वेरी मच।